आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन्हें कोई मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहता है तो कोई चाणक्य। अमित शाह। हमारा मकसद सिर्फ उनके राजनीतिक सफर को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक कारोबारी परिवार का लड़का देश का गृह मंत्री कैसे बना, उनकी सोच क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है। और इसके लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, मतलब उनकी अपनी वेबसाइट से लेकर विकिपीडिया, उनके चुनावी हल्फनामे और बीबीसी जैसे बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, तो कोशिश यही है कि इन सबको मिलाकर हम ये देखने की कोशिश करें कि अमित शाह की रणनीति और उनके विचारधारा के पीछे असल में है क्या। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उनके सफर को 3 हिस्सों में देखना सही रहेगा। अच्छा। पहला, एक संगठनकर्ता का निर्माण, मतलब एन ऑर्गेनाइजर। दूसरा, एक चुनावी रणनीतिकार का उदय। और फिर तीसरा, एक प्रशासक के तौर पर उनकी विचारधारा का क्रियान्वयन। ठीक है। इससे शायद हमें ये समझने में मदद मिले कि कैसे ये तीनों भूमिकाएं एक ही व्यक्ति में मिलती हैं और राजनीति पर कैसा असर डालती हैं। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। एक संगठनकर्ता का निर्माण। अमित शाह का जन्म मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। हाँ, उनके पिता का पीवीसी पाइप का एक बड़ा कारोबार था। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात ने मुझे वाकई चौंकाया। उनकी माँ कुसुमबेन, वो गांधीवादी विचारों से बहुत प्रभावित थीं। अच्छा। हाँ, और बचपन में उन्हें खादी ही पहनाती थीं। ये आज की उनकी जो एक छवि है उससे कितना अलग लगता है ना। ये वाकई एक दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ घर में गांधीवादी संस्कार थे, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा जाना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में? समझ परिवार से मिल रही थी, तो दूसरी तरफ आरएसएस से संगठन और विचारधारा की ट्रेनिंग। और यही मिश्रण शायद बाद में उनके काम आया। बिल्कुल। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री ली, अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया, स्टॉक ब्रोकर का भी काम किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका मन कहीं और था। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1982 में, जब वो नरेंद्र मोदी से मिले। हाँ, जब अहमदाबाद में उनकी मुलाकात एक युवा आरएसएस प्रचारक से हुई, नरेंद्र मोदी। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक राजनीतिक साझेदारी की शुरुआत थी जो आज तक चल रही है। सही बात है। मोदी ने ही उनमें वो संगठनात्मक क्षमता को पहचाना और उन्हें आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ने की सलाह दी, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी। और यहीं से अमित शाह ने जमीनी स्तर पर काम करने, लोगों को जोड़ने और एक संगठन को चलाने की कला सीखनी शुरू की। और इस कला का एक जबरदस्त उदाहरण हमें राजनीति में आने से काफी पहले ही देखने को मिल जाता है। आप उस सहकारी बैंक वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, 1999 में जब उन्हें अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त वो बैंक 36 करोड़ के भारी घाटे में था, मतलब लगभग डूब चुका था। बिल्कुल। और कुछ ही सालों में शाह ने उसे 250 करोड़ के मुनाफे में ला दिया। ये तो कोई चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन देखिए, ये चमत्कार नहीं, ये विशुद्ध प्रबंधन था, प्योर मैनेजमेंट। और ये सिर्फ एक वित्तीय बदलाव नहीं था। अच्छा। स्रोतों के अनुसार उन्होंने सबसे पहले बैंक में राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगा दी, लोन देने और वसूलने के लिए बेहद सख्त नियम बनाए और बैंक के काम करने के तरीके को पूरी तरह से प्रोफेशनल बना दिया। उन्होंने भाई भतीजावाद खत्म किया और सिर्फ काबिलियत को तवज्जो दी। मतलब उन्होंने बैंक को एक राजनीतिक अड्डे से एक पेशेवर वित्तीय संस्थान में बदल दिया। बिल्कुल। और ये घटना उनकी कार्यशैली का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र दिखाती है। अच्छा। चाहे कोई सहकारी बैंक हो या कोई राजनीतिक पार्टी, वो सबसे पहले सिस्टम की कमजोरियों को पहचानते हैं, अनुशासन लागू करते हैं और उसे नतीजे देने वाली एक मशीन में बदल देते हैं। एक रिजल्ट ओरिएंटेड मशीन। हाँ, ये उनका ऑर्गेनाइजर वाला पहलू है जो उनके हर काम में दिखता है। तो ये था पहला पड़ाव। अब आते हैं दूसरे पर, एक चुनावी रणनीतिकार का उदय। गुजरात की राजनीति में उनका कद धीरे धीरे बढ़ा। वो सरखेज सीट से लगातार विधायक चुने गए। हाँ, लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ अपनी सीट जीतने से नहीं बनी। नहीं, उनकी पहचान बनी विपक्ष की कमर तोड़ने वाले रणनीतिकार के तौर पर। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1995 में मिलता है। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत थी। तब शाह और मोदी ने मिलकर एक योजना बनाई।
उन्होंने कांग्रेस के उन 8,000 स्थानीय नेताओं की एक लिस्ट तैयार की जो पार्टी में कहीं ना कहीं नजरअंदाज किए जा रहे थे। 8,000? हाँ, 8,000। लेकिन ये वो लोग थे जिनका अपने गांव या इलाके में दबदबा था। तो ये सिर्फ बड़े नेताओं को तोड़ना नहीं था, ये तो मतलब गांव-गांव से विपक्ष के खंबे गिलाने जैसा था। एकदम सही शब्द। ये एक तरह का ऑपरेशन खेड़ा था, जैसा कि कुछ विश्लेषक कहते हैं। उन्होंने उन नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया। और इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि चुनाव आने से पहले ही कांग्रेस का जमीनी ढांचा बिखर गया। ये दिखाता है कि अमित शाह सिर्फ चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो चुनाव के मैदान को ही अपने हिसाब से बदल देते हैं। हाँ, ये उनकी रणनीति का खास हिस्सा है। लेकिन गुजरात में उनका ये उदय सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं थी। जैसे जैसे उनका कद और प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे विवाद भी उनके साथ गहरे होते चले गए। हाँ, और ये विवाद उनके राजनीतिक करियर के एक तरह से निर्णायक मोड़ भी साबित हुए। जिसमें सबसे गंभीर मामला था सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ का। बिल्कुल। 2010 में जब वो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, तब सीबीआई ने उन्हें इस मामले में हत्या, वसूली और अपहरण जैसे संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर लिया था। ये तो भारतीय राजनीति में एक भूचाल जैसा रहा होगा। एक सिटिंग गृह मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, उन पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस को इस फर्जी मुठभेड़ के लिए आदेश दिए थे। उन्हें 3 महीने जेल में भी रहना पड़ा। और फिर अदालत ने उन्हें गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था। जी, ये उनके करियर का शायद सबसे मुश्किल दौर था। लेकिन यहाँ 2 बातें देखने वाली हैं। क्या? पहली, कानूनी लड़ाई। उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और 4 साल बाद 2014 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया। तो उनके समर्थकों के लिए ये सत्य की जीत थी। हाँ, और दूसरी तरफ उनके आलोचक आज भी उस मामले को उनकी आक्रामक और बेझिझक राजनीति के उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। और सिर्फ यही एक मामला नहीं था। 2013 में स्नूप गेट का मामला भी सामने आया, जिसमें एक महिला की जासूसी के आरोप लगे थे। फिर 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक भाषण के लिए चुनाव आयोग ने उन पर कुछ समय के लिए पाबंदी भी लगा दी थी। मतलब विवाद लगातार उनके साथ चलते रहे। और यही बात उनके राजनीतिक सफर को और जटिल बनाती है। एक तरफ वो संगठनात्मक और चुनावी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे थे। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में वो इन सबसे बड़े विवादों से घिरे थे और गुजरात से बाहर थे, वही दौर उनकी राष्ट्रीय राजनीति में लॉन्चपैड बना। सही पकड़ा। आप 2014 के लोकसभा चुनावों की बात कर रही हैं, जब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। ये एक बहुत बड़ा दांव था। ये बीजेपी का सबसे बड़ा दांव था उस चुनाव का। 2013 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाकर यूपी की जिम्मेदारी दी गई। और यूपी वो राज्य है जहां बीजेपी एक दशक से ज्यादा समय से हाशिए पर थी। और नतीजे तो हम सब जानते हैं। बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 73 पर जीत हासिल की। 73? ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ मोदी लहर थी या इसके पीछे शाह की कोई खास रणनीति भी काम कर रही थी? देखिए, ये लहर और रणनीति का मिलाजुला असर था। मोदी लहर तो थी, लेकिन शाह ने उस लहर को वोट में बदलने के लिए एक अभूतपूर्व मशीनरी तैयार की। अच्छा, वो पन्ना प्रमुख वाली रणनीति। हाँ, उन्होंने बूथ स्तर के प्रबंधन पर जोर दिया। हर पन्ने के लिए एक पन्ना प्रमुख बनाया, जिसका काम सिर्फ उस पन्ने पर मौजूद 30-40 वोटरों से लगातार संपर्क में रहना था। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने पिछड़ी जातियों के उन छोटे छोटे समूहों को जोड़ा जिन्हें लगता था कि सपा बसपा की राजनीति में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली। ये सोशल इंजीनियरिंग और माइक्रो मैनेजमेंट का एक बेजोड़ मॉडल था। और इस जीत ने अमित शाह को एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, और इसके बाद वो रुके नहीं, पार्टी अध्यक्ष बने, एक विशाल सदस्यता अभियान चलाया जिसने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य। और फिर हम आते हैं उनके सफर के तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर, एक प्रशासक के तौर पर। हाँ, भारत के गृह मंत्री के रूप में। 2019 में गृह मंत्री बनने के बाद हमें अमित शाह का वो रूप देखने को मिला जो सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी विचारधारा को जमीन पर उतारने के लिए दृढ़ है। उनके कार्यकाल के फैसले बहुत बड़े और दूरगामी असर वाले रहे हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। हाँ, ये बीजेपी के घोषणा पत्र का दशकों पुराना वादा था। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी आसानी और इतनी तेजी से हो जाएगा। और जिस तरह से इसे लागू किया गया वो उनकी कार्यशैली को दिखाता है। मतलब
पूरी गोपनीयता, सटीक योजना और किसी भी तरह के विरोध से निपटने की पहले से तैयारी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने देश का नक्शा और कश्मीर की सियासत हमेशा के लिए बदल दी। उनके समर्थकों ने इसे एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने वाला एक साहसिक कदम बताया। हाँ, कि इससे कश्मीर भारत में पूरी तरह एकीकृत हो गया। लेकिन आलोचकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा, क्योंकि ये फैसला लेने से पहले वहां के सभी बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था और संचार के सारे माध्यम बंद कर दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, और यही उनके हर बड़े फैसले के साथ जुड़ा है। समाज में उस पर दो ध्रुवों में बटी हुई राय दिखती है। ऐसा ही हमें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर भी देखने को मिला। सही, यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का रास्ता आसान बनाता है। सरकार ने इसे एक मानवीय कदम बताया, जबकि इसके विरोध में देश भर में महीनों तक प्रदर्शन हुए। आलोचकों का कहना था कि ये धर्म के आधार पर नागरिकता तय करता है और भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। तो आप देख सकते हैं कि बतौर गृह मंत्री उनके फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, नहीं, वे गहरे वैचारिक फैसले हैं। वे बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी को लागू करते हैं। इसलिए BBC ने अपनी एक प्रोफाइल में उन्हें शांत लेकिन भय पैदा करने वाला रणनीतिकार कहा था। शांत लेकिन भय पैदा करने वाला रणनीतिकार। हाँ, ये लाइन उनकी छवि के इन दोनों पहलुओं को पकड़ती है। एक तरफ शांत रहकर अपनी योजना को अंजाम देना और दूसरी तरफ उनके फैसलों से विरोधियों के मन में एक डर या एक आशंका पैदा होना। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमित शाह की कहानी में 3 चीजें एक साथ चलती हैं। 1, संगठन बनाने की कमाल की क्षमता। 2, चुनाव जीतने की बेजोड़ रणनीति। और 3, उतने ही गहरे विवादों के साथ अपनी विचारधारा को बिना किसी लाग लपेट के लागू करने की जिद। हमारे सभी स्रोत इसी तस्वीर को मजबूत करते हैं। एक ऐसा नेता जो एक ही समय में एक बेहतरीन संगठनकर्ता भी है और एक मजबूत विचारधारा को लागू करने वाला प्रशासक भी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे, कि जब संगठन बनाने का कौशल और विचारधारा को लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति एक ही व्यक्ति में मिलती है, तो ये लोकतंत्र और देश की राजनीति को लंबे समय में किस दिशा में ले जाती है।